वेलकम बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पर। आज कुछ बच्चों का आग्रह आया है आप लोगों में से कि सर हमको घोष अघोष की एक क्लास दे दीजिए। तो उस घोष अघोष को देखते हुए आप लोगों के आग्रह के अकॉर्डिंग आज की क्लास में घोष अघोष और अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर हम करना चाहेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए पहले हम लोग घोष और अघोष के बारे में जानें। सबसे पहले वर्णन करते हैं घोष। एक घोषत्व क्या है, घोष किसे कहते हैं, पहला विषय तो हमारा यही बनेगा। घोष किसे कहते हैं, घोष होता क्या है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को मैं ध्वनि पढ़ाते समय एक क्लास दिया था कि जैसे एक ध्वनि यहाँ पर स्थिर हुई, वो लंबवत चली, एक ध्वनि ऊपर चली गई तो वो एयर प्रेशर से यूं फटी थी, और एक ध्वनि नीचे आई थी, वो एयर प्रेशर के कारण ऐसे हुई थी। क्योंकि ध्वनि जो होती है वो सेकंड के 1000वें हिस्से में भी स्थिर नहीं होती, साउंड स्टेबल नहीं है, मूव करेगी, हमेशा मूव करेगी। तो अगर वो ध्वनि ऊपर की तरफ गई, वो ध्वनि नीचे की तरफ आई, या वो ध्वनि क्षैतिजिक फैली, तो जो ध्वनि ऊपर की तरफ गई वो हमारे संपर्क में नहीं आती। जो ध्वनि नीचे की तरफ गई उसका भी जो वाइब्रेशन है वो हमारे संपर्क में नहीं आता। लेकिन जो ध्वनि क्षैतिजिक चलती है वो उसका कंपन हम महसूस करते हैं। तो जिसका कंपन हम महसूस करते हैं वो घोष ध्वनियां होती हैं। क्या होती है वो? घोष ध्वनियां। और जिनका कंपन हम महसूस नहीं करते वो क्या होती हैं? अघोष ध्वनियां होती हैं। ये घोष हो गई और ये अघोष हो गए, ये अघोष ध्वनि हो गई। एक विधा से तो ये जाने। दूसरा जो विधा है घोष अघोष को जानने का, तो मेरे बच्चों हम आपको एक यहां पर चित्र बना रहे हैं। इस चित्र के अकॉर्डिंग भी हम आपको समझ सकते हैं, समझा भी सकते हैं। जैसे हमारे अंदर एक मूल स्वर होता है अ, और यही बिना किसी स्वर तंत्रिका के अवयव को टच किए बाहर निकल करके आता है, जो स्वर कहलाता है। ये स्वर की स्थिति बनाता है। ओके। लेकिन जो स्पर्शी ध्वनियां होती हैं, वो स्पर्शी ध्वनियां कहीं न कहीं स्पर्श करती हैं। वो या तो हमारे इस स्थान में स्पर्श करती हैं या हमारे इस स्थान पर स्पर्श करती हैं। जैसे आप लोग बोलिएगा, थोड़ा बल लगाइएगा, ख ख ख। जब ख बोल रहे हैं तो आपके तालू के ऊपरी हिस्से में यहां पर चोट लग रही होगी। ख बोलते समय आपके तालू में ऊपरी हिस्से में यहां पर चोट लग रही होगी। और अब जरा सा आप बोलिएगा ग ग ग। ग को कितना हूं जोर लगा करके आप बोलेंगे, उस ध्वनि आघात को आप यहां पर महसूस नहीं कर सकते। वो इस क्षेत्र में ही महसूस होगी। जो ये क्षेत्र है, ग का आघात, ध्वनि आघात यहां होगा, ख का ध्वनि आघात यहां होगा। ठीक मेरे बच्चों, तो जो ध्वनि यहां से उत्पन्न होती है, जो ध्वनि हमारे इस क्षेत्र से उत्पन्न होती है, वो ध्वनि
घोष कहलाती है, और जो ध्वनियां यहां से उत्पन्न होती हैं वो अघोष कहलाती हैं। ये ध्वनि आघात के आधार पर हम आपको समझा रहे हैं। एक तो ध्वनिगति है, ध्वनिगत में कौन सी ध्वनि हमारे लिए घोष हो जाएगी, जिसका कंपन हमसे स्पर्श करेगा। एक उच्चारण विधा है, उच्चारण विधा में उच्चारण करते समय वर्णों का दो जगह ध्वनि आघात होगा, एक नाद पर होगा और एक यहां पर जिसको खर और झल कहते हैं। तो यहां से उच्चरित होने वाली ध्वनियां अघोष होती हैं और यहां से उच्चरित होने वाली ध्वनियां घोष होती हैं। अब सवाल है कि इसमें कौन कौन से आते हैं, तो उनके लिए हम आपको एक डिटेल दे देते हैं। आप यहां देखिएगा, घोष का मतलब समझ में आया, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मेरी स्वर तंत्रिका में कंपन, वाइब्रेशन, झंकार महसूस हो, हम उन्हें घोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में किसी भी तरह का कोई कंपन, झंकार, गूंज या वाइब्रेशन उत्पन्न नहीं होता, उनको हम अघोष कहते हैं। यानी हिंदी वर्णमाला में कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में वाइब्रेशन होता है, झंकार, गूंज होता है, हम उनको घोष वर्ण कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला के उन वर्णों में जिनके उच्चारण में किसी तरह की हमारी स्वर तंत्रिका में नाद या गूंज या कंपन महसूस नहीं होता, उनको हम अघोष कहते हैं। घोष में कंपन का महसूस होना, अघोष में कंपन का महसूस न होना। अब ये कौन कौन से वर्ण हैं, अब इन वर्णों को हम जानते हैं। आइए इन वर्णों पर चर्चा करें। इन वर्णों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वर्ण हैं जो घोष में आते हैं और कौन कौन से अघोष में आएंगे। मेरे बच्चों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ पहले आपकी जानकारी के लिए कि क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। अब आइए मित्रों, यहाँ पर विचार करते हैं। देखिए, जो लाल रंग में है ये सारे के सारे घोष हैं। लाल रंग में जितने हैं सब क्या हैं, घोष वर्ण हैं। और जितने काले रंग में हैं ये सारे के सारे क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। प्लस इसमें सभी स्वर, ये भी घोष होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। अब इनको हम एक गणित बना लेते हैं, उसके आधार पर देखते हैं। तो मेरे बच्चों, यहां पर हमने देखा कि घोष कितने हुए, घोष 2 हुए।
एक घोष, इसी को हम सघोष भी कहते हैं, घोष या सघोष। दूसरा है अघोष। ठीक बच्चों, तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन, नाद या गूंज महसूस होगा वो सघोष होंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद, कंपन महसूस नहीं होता वो अघोष होते हैं। अब घोष की संख्या देखिए कौन कौन से हैं। तो ये कह रहा है घोष में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण बराबर 15। ये गिन लीजिए। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 15 हो गए। ये ब्लॉक देख लीजिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5, 5, 10, 5, 15। तो वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ये घोष होते हैं। प्लस इसके आगे हम प्लस कर देते हैं, प्लस अंतस्थी, अंतस्थी वर्ण। अंतस्थी वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला, व। ये कितने हैं? 4। अंत प्लस अंतस्थी वर्ण। अंतस्थी वर्ण कौन कौन से हैं? ये देखिए, या, रा, ला, व, ये हो गए 4, वो भी घोष हैं। प्लस संघर्षी, अब संघर्षी वर्ण में सिर्फ एक ही आएगा, ह। इसको मैं लिख दे रहा हूं, बाकी 3 काले रंग में है। देखिए यहां काले रंग में होने के कारण ये अघोष हैं, घोष नहीं। प्लस सभी स्वर। सभी स्वर कितने हैं मेरे बच्चों? सभी स्वर 11 हैं। यहां हम बराबर करके 11 कर देते हैं। सभी स्वर 11। अब इनको हम नहीं, एक संघर्षी भी है यहां, अब इनको हम जोड़ देते हैं। अगर अब हम इनको जोड़ेंगे तो देखिए 5, 4, 9, 1, 10, 1, 11। 11 को 1, 2, भाई इनका हांसी 1, 2 और 3, ये कितने हो गए? 31। यानी जो 31 वर्ण हैं, ये 31 वर्ण क्या माने जाएंगे? घोष वर्ण माने जाएंगे। ठीक बच्चों, ये घोष वर्ण कौन कौन से हैं आप यहां पर देख सकते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थी वर्ण, संघर्षी में 1, ह। ये कितने हो गए? 20 हो गए। गिन लीजिए, 15 और 4 ये 19, 1, 20 और 11 स्वर। सभी स्वर मतलब 11, तो ये 11 स्वर। तो 11 स्वर मिला के कितने हो गए? 31। अब हमारे घोष में, हमारे स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न करने वाले कौन कौन से हो गए? वो आपके सामने है, उनको हम घोष कहते हैं। दूसरी चीज है कि इनको जानने के लिए बाबू, जब आप क ख बोलिएगा, क ख ग घ अंग, तो क ख बोलेंगे तो हम कंठ के ऊपर सिर में उसका आघात महसूस होगा, लेकिन ग घ अंग बोलेंगे तो कंठ के नीचे उसका आघात होगा। तो दोनों का 2 स्तर है, उच्चारण स्थान दोनों के अलग अलग हैं। इन्हीं के आधार पर हम घोष और अघोष की परिकल्पना को सार्थक करते हैं। ठीक बच्चों, तो अब हमारे पास घोष या सघोष की संख्या सामने आ गई। अब आते हैं अघोष। अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? तो अघोष वर्ण के लिए मेरे बच्चों हम यहीं पर देखते हैं, वर्ग का
ये देखिए वर्ग, वर्ग का पहला और दूसरा कितने हो गए? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण बराबर 10। संघर्षी वर्ण, संघर्षी वर्ण बराबर 3। वर्ग का पहला दूसरा बराबर 10। संघर्षी, संघर्षी बराबर कितना है? 3। कुल अघोष वर्ण कितने हो गए? कुल अघोष वर्ण 13 हो गए, और यहां पर कुल घोष वर्ण 31 हो गए। तो हिंदी वर्णमाला में घोष क्या है ये हमने देखा। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका में एक कंपन, नाद, गूंज या वाइब्रेशन की फीलिंग होती है, हम उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। ये हिंदी वर्णमाला के कुछ वर्णों में उत्पन्न होता है, कुछ वर्णों में उत्पन्न नहीं होता। यह घोष जिन वर्णों में उत्पन्न होता है उन वर्णों को हम घोष या स्वघोष कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में ये उत्पन्न नहीं होता वो अघोष कहलाते हैं। घोष वर्णों की संख्या सब 31 है। वे कौन कौन से हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थी चारों, संघर्षी 1, सभी स्वर मिला के 31 हो गए। अघोष वर्ण में कौन कौन से? तो वर्ग का पहला दूसरा 10 होते हैं, संघर्षी 3 बचे, सब मिला करके 13 अघोष वर्ण हुए। ओके मित्रों, तो घोष और अघोष का हम लोगों का यहाँ पर यह वर्णन समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, उसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले तो चीज मेरे मित्रों, ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, प्राण क्या है, हम पहले इस चीज की जानकारी करेंगे। प्राण क्या है? प्राण, प्राण का एक तो शाब्दिक मीनिंग है उच्चरित, उच्चरित वायु। सिंपल सी बात। प्राण का मतलब यहां क्या है? उच्चरित वायु। आप अपना हाथ बिल्कुल उल्टा करके, जैसे मैं किया हुआ हूं, ऐसे उल्टा करके अपने बिल्कुल मुंह से एकदम नियरेस्ट बाई ले जाइए और वहां पर अपने हाथ को रख करके आप बोलिए कि हम लोग हिंदी बोधशिला के YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी पढ़ते हैं। हम लोगों को हिंदी बोधशिला YouTube चैनल पर पांडे सर पढ़ाते हैं। आप ये बोलिए और देखिए कि आपके मुंह से जितनी ध्वनि निकल रही है उतनी ही वायु भी निकल रही है। अपने हाथ को उल्टा कीजिए, कुछ भी बोलिए, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं बोला वही बोलिए, आप कुछ भी बोलिए। तो अगर आप अपने हाथ को उल्टा करके मुंह के बिल्कुल नियरेस्ट बाई रखेंगे तो देखेंगे कि आपके मुंह से जितनी भी ध्वनि निकल रही है उतनी ही हवा भी निकल रही है। वही हवा उच्चरित वायु कहलाती है, जिसको प्राण कहा जाता है। प्राण का मतलब भी वायु है। तो अब यह उच्चरित वायु हिंदी वर्णमाला में किसी वर्ण के उच्चारण में अधिक तो किसी में कम निकलता है। तो जिसमें अधिक निकलता है मेरे बच्चों, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? महाप्राण। महाप्राण वर्ण। और जिन वर्णों के उच्चारण में ये उच्चरित वायु कम निकलती है उनको हम क्या कहते हैं?
अल्प अल्प प्राण। तो अब प्राण के आधार पर हम वर्णों को कितने भागों में बांट दिए? 2 भाग में। कौन कौन से? महाप्राण वर्ण और अल्प प्राण वर्ण। ये 2 भाग में बट गया, महाप्राण और अल्प प्राण। महाप्राण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रिका से ध्वनि के साथ साथ उच्चरित वायु अधिक अनुपात में निकलती है, उनको हम महाप्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चरित वायु कम निकलती है, उनको हम अल्प प्राण कहते हैं। अल्प माने कम, महा माने ज्यादा। जिन वर्णों में ज्यादा निकलेगी वो महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में उच्चरित वायु कम निकलेगी अल्प प्राण। अब ये होते कौन कौन से हैं, इनको देखा जाए कि अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं। तो आइए इनकी भी जानकारी एक हल्की सी ले लिया जाए कि ये अल्प प्राण और महाप्राण कौन कौन से हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं का, खा, गा, घा, अंग, च, छ, जा, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह। इतने का ही हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? महाप्राण। महाप्राण श्रीमान जी कह रहे हैं कि वर्ग का, देखिए यहां, वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो दूसरा और चौथा कौन कौन से? देखो, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो दूसरा और चौथा वर्ण ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण यानी 10, ये महाप्राण वर्ण होते हैं। प्लस श, श, स, ह, ठीक है ना? इनको हम क्या कहते हैं? संघर्षी। संघर्षी ये 4 होते हैं। कुल महाप्राण कितने हुए? कुल महाप्राण वर्ण कितने हो गए? 14। ठीक है, कुल महाप्राण वर्ण अब यहां पर गिन सकते हैं। दूसरा यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ह महाप्राण भी है, घोष भी है, याद रखिएगा। यहीं पर सवाल सबसे ज्यादा आता है। महाप्राण भी और घोष भी है। तो अब आप ये देखिए, ह हो गया, तो इनको मिलाकर के 14 14 का है महाप्राण। यानी इन 14 वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रिका से अधिक वायु बाहर आती है। अगर आप यकीन नहीं करना, हाथ को फिर उल्टा कीजिए और अपने मुंह के पास लगाइए, बिल्कुल सटा के बोलिए का, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। देखिएगा, हमेशा आपको ख में, घ में, छ में, झ में, ठ में, ढ में, थ में, ध में, फ में, भ में अधिक वायु निकलेगी। अपेक्षाकृत क, ग, अंग के, च, ज, य के, ट, ड, ण के।
इनकी अपेक्षा इन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु आएगी, तो उनको हम महाप्राण कहते हैं, जिनकी संख्या 14 है। अल्प प्राण में आ जाइए। अल्प प्राण में कौन कौन से दिखाई पड़ रहे हैं मित्र? अल्प प्राण में साफ साफ दिखाई पड़, जो ब्लॉक में नहीं है वो अल्प प्राण है, जो ब्लॉक में है वो महाप्राण है। ओके, तो अब अल्प ब्लॉक में कौन कौन से नहीं है? तो ये देखिए, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा बराबर कितना हो गया? 15, और अंतस्थी, ये कितने हो गए? 4। कुल अल्प प्राण वर्ण, कुल अल्प प्राण वर्ण बराबर कितने हो जाएंगे? ये 19। ये कितने हैं? 14। ये कितने हैं? 19। यार 14 और 19 को जरा जोड़िए, देखिए कितना हो जाएगा। 33 हो रहा है या नहीं? 14 + 19 बराबर 33। 25 + 4 + 4 बराबर, भाई कितने हैं? ये 25 हैं, ये 4 हैं, ये भी 4 हैं, कुल टोटल जोड़ लो, देखो कितना हो रहे हैं? 33। ठीक बच्चों, तो आप लोगों के आग्रह पर ये 2 चैप्टर था, अल्प प्राण महाप्राण, घोष और अघोष, हम आज इसकी चर्चा कर दिए हैं। और नेक्स्ट क्लास हम श की वर्तनी, उनकी संधि और उसका परिवर्तन, इन 3 विषयों पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। स का विशेष करके उसमें ये वाला जो हमारा स है, ये वाला स किस स्थिति में इस स में जाएगा, जब ये स इस स में जाता है तो जो मिलने वाला त और थ होगा, ये त और थ, ये त और थ, ये ट और ठ में कैसे बदलेगा, ये 2 विधाओं का पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, जो संधि और वर्तनी दोनों के लिए उपयोगी होगा। आज की क्लास बच्चों यहीं। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करो। कारण है यार कि अब बुढ़ापे में इतना मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो प्राप्ति हो आप लोगों की तरफ से। ओके, ठीक बेटा, धन्यवाद।